फौजी साहब बहुत शुक्रिया। फौजी साहब, आज आपने भी कहा कि अदालत ही देखे जिसने भेजा था। अब शहबाज शरीफ साहब पर मामला आ गया है कि उन्होंने गारंटी दी थी, आप लोगों को समझ में आ गया नवाज शरीफ साहब को लाना मुमकिन नहीं है। अब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उनके हवाले से और अदालत से बात की जाएगी। यहाँ पर सिचुएशन ये है, आपको याद होगा कि वफाकी काबीना ने यह कहा था कि एक 2.7 बिलियन का शायद बॉन्ड था जो कि वो दें ताकि जितने केसेस जिनमें उनकी कन्विक्शन हुई है उतने पैसों का बॉन्ड हो और उसके बाद भर के वो चले जाएं। उसको शहबाज शरीफ साहब की गारंटी के साथ तब्दील किया गया। अब जाहिर है कि हम ये समझते हैं कि अदालत जो है उसको शहबाज शरीफ साहब की जो गारंटी है उसको कन्फिस्केट करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब को जो जाली एफिडेविट देने के ऊपर आर्टिकल 63 में डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के लिए हुकूमत को कहना चाहिए कि एक्स्ट्राडिशन की कार्रवाई करें। सर, मगर अदालत आपसे पूछेगी नहीं कि उस जो गारंटी शहबाज शरीफ ने दी उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान, अगर हुकूमत को शक है कि नवाज शरीफ फिट हैं और फिर भी नहीं आ रहा है तो पाकिस्तान हाई कमीशन का एक रिप्रेजेंटेटिव उनके डॉक्टर्स के पास, उनके फिजिशियन के पास भेजा जा सकता है जो उनसे वेरीफाई कर ले। और फिर अदालत पूछेगी नहीं कि ये वेरीफाई किया आपने या नहीं किया, पाकिस्तान का हाई कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव भेजा या नहीं भेजा। फरवरी के तीसरे वीक में मेरा ख्याल है कि ये शुरू हुआ था जब नवाज शरीफ साहब की जमानत में एक्सटेंशन की बात जो है वो आई थी। उसमें अदालत में जब ये कहा गया कि उनकी तबीयत कैसी है, उसके बाद पाकिस्तान का और उसके बाद पहली बात ये हुई कि नवाज शरीफ फैमिली ने किसी किस्म की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो अदालत में जमा नहीं करवाई। अदालत ने उसके बाद पंजाब हुकूमत को ये केस भेज दिया। पंजाब हुकूमत ने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट्स दें, वो रिपोर्ट्स नहीं आई। उसके बाद पाकिस्तान के हाई कमीशन को ये कहा गया कि वो देखें कि उनकी कैसी तबीयत है और उनको एक्सेस नहीं दिया गया नवाज शरीफ साहब तक। और ये भी कहा गया कि उनके मालिक जो है वो भी डिस्कशन जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि बाहर के जो डॉक्टर्स हैं और कहीं के भी कोई डॉक्टर्स हैं जब तक वर्षा इजाजत नहीं देते डॉक्टर को, वो जाहिर है कम्युनिकेट नहीं करते। और पाकिस्तान के हाई कमीशन को शरीफ फैमिली की तरफ से रिफ्यूज कर दिया गया ये एक्सेस देना। अच्छा, जो आप कह रहे हैं अगर वो दुरुस्त है तो आपको शानदार मौका मिला और 6 महीने पंजाब हुकूमत ने कुछ नहीं किया। ये बात अदालत को जाके नहीं बताई। एक नादिर मौका था नवाज शरीफ को वापस लाने का। अदालत नहीं पूछेगी आपसे कि भाई क्या किया 6 महीने। उसके बाद दो बातें हुई। एक तो मार्च में 12 मार्च को गालबन पंजाब हुकूमत ने खत लिखा वफाक को और वफाक ने फिर खत लिखा लंदन में यूके की हुकूमत को और उनको वो तमाम सूरत हाल से जो यूके की हुकूमत है आगाह किया गया और बताया गया कि ये यहाँ पर जो मामलात हैं, ये जो नवाज शरीफ साहब वहाँ पे हैं वो एक कानूनी अमल के तहत हैं और उस कानूनी अमल के मुताबिक अब वो कोऑपरेट नहीं कर रहे और एक पूरा उनको जो है आगाह किया गया। उसके बाद हुआ ये मार्च में, आपको मालूम है 3rd वीक के बाद हमारे यहाँ जो कोविड की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्ष होगी, जिसकी वजह से तमाम जो मामलात हैं वो रुक गए और उसकी वजह से आप दोबारा जब कोविड नीचे गया है तो फिर नवाज शरीफ साहब की वही प्रोसीडिंग्स अब वहीं से शुरू हो रही हैं जहाँ पे रुकी। तो मगर आपको अगर मिलने नहीं दिया था तो पाकिस्तान में अदालतें तो चल रही थी कोरोना के बावजूद, आप बता सकते थे। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी कोरोना की वजह से वो इलाज नहीं करा सके, आप कह रहे हैं कि आप अदालत को नहीं बता सके, तो आप अदालत को कब जाके बताएंगे। ये तो जैसे आज पंजाब हुकूमत को भी जो है ये बात उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और अब पंजाब हुकूमत को ज़ाहिर है जल्द अज जल्द अदालत से रब्ता करना चाहिए और जो उसके मुताबिक मामलात हैं शहजाद अकबर और फरूक नसीम साहब जो हैं उनको इसके ऊपर जो है वो उनकी स्ट्रेटजी भी वो बना रहे हैं और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो है वो ये मामला तय हो जाएगा। सर, दूसरा मामला FATF का है। ज़ाहिर है आप खुद एक लॉयर हैं तो आप चीज़ों को समझते हैं बतौर वकील। वज़ीर आज़म कह रहे हैं इन्हें NRO चाहिए, ये FATF से हमें ब्लैक लिस्ट में डलवाएंगे, कानून नहीं पास होने दे रहे। अपोजिशन कह रही है हमने FATF के हर कानून पर आपका साथ दिया है, ये नैब के तर्ज का एक और कानून चाहते हैं ताकि अपोजिशन पर और दूसरे लोगों को गिरफ्तार कर सकें, इसलिए इसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बना रहे हैं कि बगैर वारंट के, बगैर मजिस्ट्रेट की गिरफ्तारी हो सके। ये है ही नहीं FATF की रिक्वायरमेंट बकौल उनके। पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान पीनल कोड के सारे ही सेक्शन हैं उनके तहत अरेस्ट का इख्तियार पुलिस के पास है और वो मैजिस्ट्रेट की पावर के बगैर ही इस्तेमाल होता है। यानी बकरी चोरी का इल्ज़ाम भी अगर आपके ऊपर है तो पुलिस के पास इख्तियार है कि आपको अरेस्ट करे। ये अलग बात है कि अरेस्ट की आगे जो है वो क्वालिफिकेशंस हैं, वो हमेशा पुलिस का इख्तियार है, वो समझती है कि जहाँ पे उसको अरेस्ट करना है या नहीं करना है। इसी तरीके से कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बड़े वेल डिफाइंड टर्म्स हैं। देखिए ये एक तो मैं देखता हूँ कि जो जाहिर है कि अपोजिशन ने एक तो हमारा जो 90s के रजीम में जो लेजिस्लेशन हुई उसकी वजह से पाकिस्तान फैटिफ में गया। PMLN और पीपल्स पार्टी ने कुछ ऐसा लेजिस्लेशन यहाँ पे की 1991 का अगर आप
जो फॉरेन रेमिटेंसेज एक्ट है वो उठा के देखें, जिसकी बुनियाद है, जिसके ऊपर सारा पाकिस्तान का ये मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें ये बाकायदा तौर के ऊपर इंतजाम किया गया कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग कोई ऑफेंस ही ना रहे। और इसका फिर बहुत नुकसान हुआ। इसका नवाज शरीफ फैमिली ने और जरदारी साहब ने तो पैसे उसमें कमाए ही कमाए, लेकिन उसका बहुत नुकसान हुआ कि बहुत सारी पाकिस्तान के जो लॉज में फ्लॉज थे उसको फिर उन लोगों ने भी इस्तेमाल किया जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ थे। और अनफॉर्चुनेटली वो जो कदम ब कदम हम उसकी तरफ बढ़े और आज जो फैटफ का हमें सामना करना पड़ता है वो 90 की दहाई की उसी लेजिस्लेशन की वजह से है। आज अपोजिशन का जो रवैया रहा है, जिस तरीके से उन्होंने सेनेट में जिस तरीके से उन्होंने बिल्स जो हैं उनको मुस्तरद किया, उसके नतीजे में जाहिर है कि जो पाकिस्तान की पोजीशन है फैटफ के ऊपर वो कमज़ोर हुई है। और हमारा इंटरेस्ट ये है कि फैटफ से हम जल्द अज जल्द जो है बाहर निकलें। सर, आपने कहा कि किस वजह से हम FATF में गए। उम्मीद करता हूँ कि कभी पाकिस्तान में ये डिबेट खुलकर हो सके और चल सके कि क्यों हम FATF में गए थे और किस तरीके से हम FATF से निकल रहे हैं। सिर्फ कानून बनाने की वजह से नहीं निकल रहे। उम्मीद करता हूँ कभी ये खुलकर पाकिस्तान में डिबेट हो सके। मगर आपका खुद का एतराज़ रहा है, ये आप क्यों इख्तियार देना चाहते हैं गिरफ्तारी का, जब FATF की रिक्वायरमेंट नहीं है। अपोजिशन कह रही है FATF के अपने 39 ममालिक में किसी में ये रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम पर FATF क्यों ये हमसे डिमांड करेगा। नैब के चेयरमैन के पास ये इख्तियार है। आपने देखा आपकी हुकूमत ने कहा कि जी ब्यूरोक्रेट अब काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तारी का डर है। बिजनेसमैन काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तारी का डर है। आपकी हुकूमत कहने लगी और आप लोग और अपोजिशन को जिस तरीके से टारगेट किया गया, जिसका दिल चाहा गिरफ्तार कर लिया, किसी को इंक्वायरी की स्टेज पर, किसी को कंप्लीट वेरिफिकेशन की स्टेज पर, और किसी को नहीं किया चाहा तो नहीं गिरफ्तार किया। तो फिर आप क्यों ये इख्तियार दोबारा चाहते हैं? मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार हो, वो गिरफ्तारी का इख्तियार दे और गिरफ्तार हो जाए बंदा। देखिए, ये तो पाकिस्तान पिनल कोड में इख्तियार कभी भी किसी के ये मजिस्ट्रेट साहब के पास नहीं है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा। वो तो फिर सिविल ऑफेंसेस हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट के मसले हैं, वो ज्यादातर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। जो सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं उनमें ये इख्तियार पुलिस के पास है। और दूसरा, आपने जो कहा कि ये फैटफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये दुरुस्त बात नहीं है। फैटफ में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर जो है वो सबसे जो ज्यादा हमारे लिए समझिए कि जो प्राइमरी शर्त है वो है ही ये कि आप मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कवानीन लेके आएंगे। और ये बात, और फैटफ का जो प्रिंसिपल है, ये पॉइंट्स के टेबल की तरह बना हुआ है। जो परफॉर्मा है उसमें ये नहीं है कि किसी की डिस्क्रिप्शन है, वो फॉर्म है, उसके अपने अपने पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स फिल होते जाते हैं, आप टिक करते जाते हैं। तो फैटफ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही ये बिल आएगा। मगर जब से मसला ये है कि जो रिक्वायरमेंट है फैटफ की, जो कि अपोजिशन का कहना है वो ये है कि आप एक फाइनेंशियल निजाम को ठीक करें कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। गिरफ्तारी का नहीं कह रहे हैं वो, और जो उनके अपने मुल्क में नहीं है वो पाकिस्तान से क्यों डिमांड करेंगे। मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार दीजिए, किसी कोई जुर्म में मुर्तकिब करार पाया जाए, मजिस्ट्रेट के पास जाएं, गिरफ्तार करें, 24 घंटे के आगे अंदर मजिस्ट्रेट के आगे पेश करें। 24 घंटे में प्रोड्यूस नहीं हो सकते ना। जब आप मजिस्ट्रेट के सामने रखेंगे, उसमें तारीख आएगी, लोग जो है वो बाहर चले जाएंगे, रोपोश हो जाएंगे। यहाँ तो लोग जो पकड़े गए हैं वही सामने नहीं आते, तो इतने बड़े लोगों को आप कहाँ से पकड़ते फिरेंगे। अब नवाज शरीफ जो है उस वक्त यही बातें हो रही थी कि इनको लाजमन बाहर भेजें, वरना इनको कल जो है 24 घंटे में इनको साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। अब वो वापस ही नहीं आ रहे। इसी तरीके से जब भी बड़े लोगों के खिलाफ इस तरह के मुकदमात आएंगे, उसके बाद वो कभी भी आपके हाथ नहीं आ सकते। लिहाजा ये, अगर आप समझते हैं कि ये सिविल ऑफेंस है तो फिर तो बात ही और है, क्योंकि ये सिविल ऑफेंस तो नहीं है। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग तो बड़ा मेरे ख्याल में संगीन जुर्म है और इसकी बड़ी जुर्तें। इस कानून के दिफा में आपको जो मिसाल याद आई वो भी नवाज शरीफ की आई। तो अपोजिशन ठीक कह रही है, आप अपोजिशन को टारगेट करने के लिए ला रहे हैं, FATF के लिए नहीं ला रहे हैं। तो अपोजिशन सारी मनी लॉन्ड्रिंग में ही मुलव्वस है, इसलिए तो घबराए हुए हैं। अगर अपोजिशन को ये प्रॉब्लम ना हो कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में नहीं हो तो वो क्यों घबराएंगे। प्रॉब्लम ही ये है कि तमाम अपोजिशन जो है वो TTs के ऊपर बैठी हुई है, और तमाम अपोजिशन जो है पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पैसे जो हैं वो 1991 के इस कानून के तहत उसके इतने मुफाद उठा चुके हैं कि अब वो उसको कैरी ऑन करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि चले उसको कम से कम मुस्तकबिल में तो रोका जाना चाहिए। और अब तो अपोजिशन का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये जो जाहिर है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये माजी से तो एप्लीकेबल है नहीं, ये तो मुस्तकबिल के लिए है और हमें इसका कोई डर नहीं। मगर पाकिस्तान FATF में सियासतदानों की वजह से नहीं गया कि उन्होंने उनकी TTs के मसले से, TT के जो जिनके मसले हैं वो तो आपकी अपनी काबीना में बैठे हुए हैं। खुसरो बख्तियार साहब पर इल्ज़ाम है, उनकी इंक्वायरी नैब मुल्तान से लाहौर शिफ्ट हो जाती है, नैब बताता नहीं है क्यों हो गई है, कहाँ स्टेटस पहुंचा है, कुछ नहीं पता है।
नैब तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ भी कानून आगे नहीं बढ़ा रहा तहकीकात, मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ भी केसेस आगे नहीं बढ़ रहे। ये शिकवा तो आपका और मेरा और पीटीआई का और अवाम का नैब के साथ सभी का शिकवा है। तो हमें उम्मीद है कि नैब हमारे शिकवे पे ध्यान देगा और जो केस वो करेगा उसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएगा। मगर नैब इन सबको गिरफ्तार कर लेता है, आपकी काबीना में जो लोग बैठे हुए उन्हें गिरफ्तार भी नहीं करता। कोई गिरफ्तार नहीं हुए। नवाज शरीफ साहब तो जब तक सजा नहीं सुनाई गई गिरफ्तार नहीं हुए। ये कंसेशन तो सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज बीबी को दी गई थी कि वो पूरे रेफरेंसेस में गिरफ्तार नहीं हुए और फिर उसके बाद जैसे वो गए वो भी आपके सामने। चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज को गिरफ्तार किया, नवाज शरीफ साहब पहले ही गिरफ्तार थे, उनको उसके बावजूद नैब ने जेल से जाके गिरफ्तार किया। नहीं, जब उनके खिलाफ रेफरेंस जब तक सजा नहीं हुई न्यायालय अजीजिया में वो तो आराम से आते थे, अपनी पूरा ट्रायल भुगते थे। ये प्रिविलेज सिर्फ नवाज शरीफ साहब को और मरियम को हासिल हुआ, बाकी तो किसी को हासिल नहीं हुआ। तो आपकी इस मिसाल से साबित नहीं होगी गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, उनकी अपनी हुकूमत थी, उसके बावजूद इतनी सारी उन्होंने पेशियां भुगती और जब उनके खिलाफ फैसला आ गया तो वो गिरफ्तार हो गए। तो फिर गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, पेश लोग होते हैं, अपोजिशन के भी सारे लोग यहाँ पे तकरीबन मौजूद हैं। डिपेंड करता है, जहां पर अगर आपका ख्याल हो कि वो एविडेंस को टेम्पर विद नहीं करेंगे वहां पे गिरफ्तारी नहीं होती। जहां पे रोजाना आग लग जाए फाइलों को, पता चले कि जो बंदा जो गवाह है वही गायब हो गया है, जाहिर है वहां गिरफ्तारी की जरूरत पड़ती है। बट कई जगहों पे एक्सेस भी होता है, ये एग्री विद यू। मगर जो रिकॉर्ड में टेम्पर है वो हुकूमत में होते हुए लोग कर सकते हैं, अपोजिशन में होते हुए तो नहीं कर सकते। मगर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाते हैं, उस्मान बुज़दार गिरफ्तार नहीं होते हैं, आपके दूसरे जो अक्यूज हैं वो नहीं होते। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो पटवारी 2 दफा गवाही देने आया था, तीसरी बार उसका पता ही नहीं चला कि वो किधर गया। नैब ने खुद फिर इसके ऊपर एक एलामिया जारी किया और उन्होंने वो वजूहात बनाई जिसके ऊपर वो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना चाहते थे। और यही टेम्परिंग जो एविडेंस टेम्परिंग की, और मैं भी समझता हूँ कि अगर आप एविडेंस टेम्परिंग का अगर आपको शायबा नहीं हो तो गिरफ्तार ना करें, क्या फर्क पड़ता है। ये इसी एविडेंस टेम्परिंग का और यही कि गवाह जो हैं उनको रूपोश करा दिया जाता है। नैब ने यही इल्ज़ाम ख्वाजा साद रफ़ीक पर लगाया था और फिर उन्हें गिरफ्तार किया था और फिर वो कैद में रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या लिखा है, वो जो वादा माफ गवाह उन्होंने प्रोड्यूस किया और जो कुछ साद रफ़ीक के साथ हुआ वो आपने देखा है। ये फैसले सुप्रीम कोर्ट के आते हैं, कई दफा पुलिस के ऊपर भी आते हैं। यहाँ पर लोग जो हैं वो 14-14 साल जो हैं वो जेलों में रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पुलिस, हमारा ये जस्टिस सिस्टम का प्रॉब्लम है, ये नैब का प्रॉब्लम नहीं है। नैब के ऊपर हम ज्यादा बात करते हैं क्योंकि बड़े लोगों के खिलाफ केसेस हैं। अदरवाइज अगर पुलिस देखें कि जो लोगों के साथ करती है, हमें ज्यादा बात जस्टिस सिस्टम रिफॉर्म की करनी चाहिए। नैब विल बी पार्ट ऑफ दैट। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे।